क्या यार, मरवाएगा तू? आज अमावस की रात है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तुझे नहीं पता ये गांव शापित है? शापित है? हाँ, आज के दिन कोई भी इस जंगल वाले रास्ते से तो नहीं गुजरता, और वो भी रात के समय। ऐसा क्या है जो यहां से कोई नहीं गुजरता? आलोक अपने दोस्त जेम्स को गांव की कहानी बताता है। कई साल पहले हमारे गांव में एक शोभा नाम की महिला आई थी। दुनिया की उम्र पड़ने पर वो बूढ़े होते हैं, मगर उसकी उम्र तो जैसे घट रही थी। वो दिन पर दिन बहुत ही सुंदर होती जा रहे थे। जो भी देखे उसका दीवाना हो रहा था। उसकी आंखें हिरनी जैसी थी, जिसे देख ले उसे घायल कर दे। कमर तो ऐसी कि बस पूछो ही मत। लेकिन एक खास बात और थी। जब से वो इस गांव में आए थे, तब से एक मौत का सिलसिला शुरू हो गया था। हर रोज गांव के बाहर कोई ना कोई लाश बहुत ही अजीब हालत में मिलती। सब गांव वाले हैरान थे। हैरान इसलिए भी क्योंकि गांव में जितनी भी लाशें मिलती, वो सिर्फ जवान लड़के या फिर लड़कियों की ही। कोई भी बूढ़ा या कोई बच्चे की नहीं, सिर्फ जवान लड़के और लड़कियां। और सबकी लाश ऐसी होती जैसे किसी ने उनका सारा खून ही चूस लिया हो। गांव में बिल्कुल दहशत मच रही थी। जब गांव के लोग बच्चों को घर से कम ही निकलने देते थे। एक दिन की बात है, एक लड़की मंजू शहर से गांव आ रहे थे। काफी देर होने के चलते वो गांव के जंगल वाले रास्ते से वापस आ रहे थे। जंगल भी बड़ा शांत था। वो काफी सहमी सहमी सी थी कि अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर गई। उसने पीछे जैसे ही देखा तो वो शोभा थे जो जंगल से आ रहे थे। ओह आप, मैं तो डरी गई थी, मंजू ने कहा। तुमने क्या सोचा, कोई भूत है? शोभा ने जवाब दिया। दोनों एक साथ चलने लगे। जंगल में कहीं लाइट तो नहीं थे, बस थोड़ी सी चांद की रोशनी थी। जैसे ही वो थोड़ा खुले में पहुंचे तो उसकी नज़र अपनी परछाई पर पड़ी, जो कि चांद की रोशनी से बन रही थी। मगर ये क्या, वहां पर शोभा की कोई परछाई नहीं बन रही थी। वो थोड़ा सहम जाती है, फिर सोचती है शायद कि उसका कोई भ्रम हो। वो फिर से साथ साथ चलने लगते हैं। आगे नदी नजर आती है तो मंजू बोलती है, आप 2 मिनट रुको, मैं ज़रा मुंह धोकर आती हूँ। ज़रूर। जब मंजू नदी में देखती है तो उसको अपना अक्स तो नज़र आता है, मगर शोभा का नहीं। उसको पक्का यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये औरत कोई भूत या चुड़ैल है। वो कई बार नदी में देखती है, मगर हर बार सिर्फ अपना ही अक्स उसे दिखता है, मगर शोभा का नहीं। वो नदी से बाहर आती है और शोभा के पास दोनों फिर से गांव की तरफ चलने लगते हैं। आप यहाँ जंगल में क्यों आई हो? बस टहलने का मन किया तो इधर आ गई, शोभा ने कहा। अब मंजू की नज़र चलते हुए उसके पैरों पर गई तो उसके पैर भी उल्टे थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो डर भी गए थे, मगर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उसने वापस से शोभा से सवाल किया, आप टहलने के लिए इस जंगल में आती हैं? मंजू को इस तरह के सवाल करते देख कहीं ना कहीं शोभा को शक होने लगा। तभी शोभा ने कहा, नहीं, अपना शिकार करने। ये कहते हुए शोभा के लंबे दांत, हाथ भी रीछ की तरह हो गए। लंबे लंबे नाखून, चेहरा इतना भयानक था कि कोई भी देखे तो डर कर बेहोश हो जाए। और वो हवा में उड़ने लगे थे, जिसे देख मंजू ने जोर की चीख मारी, अब मैं तेरा शिकार करूंगी।
इतना सुनते ही मंजू बहुत जोर से गांव की तरफ दौड़ने लगी और चुड़ैल भी उसके पीछे थे। मगर मंजू किसी तरह से दौड़ते दौड़ते गांव में पहुंच गई और वहीं पर जाकर रुकी जहां पर कुछ सारे लोग साथ में बैठे थे। गांव के सुरक्षा के लिए कुछ लोग वहां पर जमा हुआ करते थे हर रात। जब से गांव में यह मौत का माहौल हुआ था तब से ही। बचाओ बचाओ। जब यह आवाज़ उन्होंने सुनी तब वो सब जंगल की तरफ दौड़े और उन्होंने मंजू को पहचान लिया। उन्होंने मंजू को रोका और पूछा, क्या वो बेटी, तुम इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? काका काका, वो चुड़ैल मेरे पीछे लगी हुई है। उसकी सांस भी चढ़ी हुई थी। फिर उसने जंगल में बीती सारी बात सरपंच और गांव वालों को बताई। सब मिलकर शोभा के घर की तरफ गए। शोभा, बाहर निकल चुड़ैल, सारे बच्चों को तूने ही मारा है। गांव वाले की बातें सुन वो बाहर आती है। क्या सबूत है तुम्हारे पास जो मुझे चुड़ैल कह रहे हो? फिर मंजू भीड़ से बाहर निकलकर कहती है, इसे ध्यान से देखो, इसकी उम्र बढ़ती नहीं बल्कि इसकी उम्र घटती जा रही है। इसके चेहरे पर ना कोई झुर्रियाँ हैं और दूसरी इसकी कोई परछाई नहीं है। सब देखते हैं, उसकी किसी भी तरह की कोई परछाई नहीं दिखती। और जब उसकी साड़ी हटाकर उसके पैर देखें तो उसके पैर सबको उल्टे दिखते हैं। अब किसी से बर्दाश्त नहीं होता। गांव वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। मगर शोभा भी अब अपने आप पर काबू नहीं पा पाती। वो भी गांव वालों के सामने अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मगर गांव वाले बिना डरे उसे काबू में करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बांध देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। मगर आग लगने के बावजूद भी वो हंस रहे थे। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रहे थे। पूरा गांव उसे देखने आ गया। आज अमावस्या है और तुमने मुझे जला दिया, लेकिन मेरी आत्मा हर अमावस को घूमेगी यहीं पर और मुझे जो भी बाहर मिलेगा वो मारा जाएगा। इतना कहते कहते वो चलते चलते मर गई। लेकिन तब से ये गांव शापित हो गया और तब से लेकर आज तक यहाँ इस शापित गांव में कोई भी अमावस की रात को बाहर नहीं निकलता। क्या तुम अभी भी इन तकियानुसी बातों पर विश्वास करते हो? जेम्स ने कहा। यह सच है मेरे दोस्त, तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर यह सच है। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? जेम्स ने पूछा। मेरी तो अभी 21 साल हुई है। कल ही तो मेरा जन्मदिन था। ये सुनकर जेम्स हंसने लगा और अचानक एक बहुत ही खतरनाक डायन में परिवर्तित हो गया। ये देखकर आलोक के हाथ पैर फूल गए और वो भागने लगा, लेकिन उस चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़कर उसका सारा खून चूस लिया। अगले दिन सुबह 2 लाशें फिर मिली, एक गांव के बाहर जो आलोक की थी और दूसरी जंगल के बाहर जो जेम्स की थी। कहते हैं कि वो गांव आज भी शापित है और शोभा की चुड़ैल आज भी उस गांव में हर अमावस की रात को अपना शिकार ढूंढती है। और अगर जो भी अमावस की रात घर से बाहर निकला उसकी लाश मिलनी तो पक्की है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मिस्टर रजत, आज आपकी पहली बुक रिलीज होने जा रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? रिपोर्टर ने स्टेज पर बैठे शख्स से सवाल किया। मैं बचपन से ही लेखक बनना चाहता था और हमेशा से ही सोचता था कि कुछ अलग लिखूं, और आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जैसे ही उस शख्स ने जवाब दिया, पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा।
उस शख्स का नाम था रजत जायसवाल, जिसकी आज पहली किताब का प्रमोशन था और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेने आए थे। सर, आपकी इस पहली बुक का नाम है वैम्पायर इंसान से शैतान। तो क्या आप मानते हैं कि इस दुनिया में वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है? दूसरे रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान, भूत प्रेत, पिशाच भी होते हैं। वैम्पायर भी इसी दुनिया का एक हिस्सा है, रजत ने जवाब दिया। क्या आपने कभी वैम्पायर को देखा है? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। हाँ, मेरा मतलब नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, रजत ने जवाब दिया। सर, आज आपकी बुक रिलीज होने जा रही है, तो क्या आप हमें अपनी बुक के बारे में कुछ बताएंगे? मतलब इसकी कहानी के बारे में? अगले रिपोर्टर ने सवाल किया। ठीक है, मैं आप लोगों को इस बुक के बारे में बताता हूँ, रजत ने कहा और फिर बताने लगा। वैम्पायर यानी खून पीने वाला पिशाच। वैम्पायर अपनी प्यास इंसानों का खून पीकर बुझाते हैं। ये हम इंसानों की तरह ही नॉर्मल जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी ये अपने सामने खून देखते हैं तो इनके अंदर का पिशाच जाग जाता है। खून पीने से इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और ये खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। इनकी उम्र कम नज़र आती है। इस बुक में मैंने एक वैम्पायर की कहानी लिखी है, जिसकी प्यास एक दिन उसके अपने प्यार को मारने के लिए ही उसे मजबूर कर देती है और वो फिर हमेशा के लिए ही कैद हो जाता है, रजत ने जवाब दिया। सर, आप थोड़ी कहानी भी बताइए ताकि हम लोगों को इंटरेस्ट आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक को ख़रीदें, रिपोर्टर ने कहानी सुनाने की रिक्वेस्ट की। ठीक है, फिर सुनिए, रजत कहानी सुनाने लगा। कॉलेज के 5 दोस्तों का ग्रुप मनाली के लिए एक ट्रिप प्लान करता है और वो तय समय के अनुसार मनाली निकलता है, जिसमें अमित, रंजन, पंकज, गौरी और आरती थे। ये पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इन लोगों ने मनाली पहुंचकर अपने रूम बुक किए और सोने चले गए। अमित और गौरी दोनों प्यार में थे, मतलब कि उनकी शादी होने वाली थी, इसलिए वो दोनों एक ही रूम में रुके और बाकी सब अलग अलग। अगले दिन उन सब ने मनाली घूमा और शाम को अपने रूम पर लौट आए। रात को होटल में खाना खाने के वक्त होटल के वेटर से कांच नीचे ज़मीन पर गिर गया और उसके हाथ में चोट लग गई, जहां से खून निकलने लगा। उस वेटर के खून को देखकर उन पांचों में से एक के शरीर के अंदर अचानक से हलचल होने लगी और वह अपने बड़े बड़े दांतों को बार बार अंदर बाहर करने लगा। उसका शरीर खून पीने के लिए मचलने लगा। ये सब उसके साथ पहली बार हुआ था। इससे पहले कभी भी खून देखकर उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था। वो वहाँ से उठकर बाहर खुली हवा में आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी खून में ही था। खाना खाने के बाद बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के करीब 11 बजे के आसपास उस होटल से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर सब उठकर बैठ गए। गौरी की आंख खुली तो उसने देखा कि अमित चुपचाप बिस्तर पर बैठा है। उसने चिल्लाते हुए कहा, अमित, अमित, तुमने वो आवाज़ सुनी? अमित ने खुद के मुंह को दूसरी तरफ करते हुए कहा, हाँ गौरी, सुनी होगा कोई, तुम परेशान मत हो, सो जाओ, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। अमित इतना बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अगले दिन सुबह पता चला कि जिस वेटर से कांच टूटा था वो आज मरा हुआ मिला है और उसके गले में 2 नुकीले दांतों के निशान थे और ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। यार, तुम लोगों ने सुना? उस वेटर की मौत हो गई यार। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी वैम्पायर ने मारा हो, पंकज ने घूमते हुए कहा। वो लोग आज फिर से मनाली घूमने आए थे।
वैम्पायर? ये क्या होता है और तुम्हें कैसे पता कि उसे वैम्पायर नहीं मारा है? आरती ने सवाल किया। वैम्पायर खून पीने वाले पिशाच होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं। मैंने काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, पंकज ने जवाब दिया। हाँ, वैसे ही ना जैसे आरती तुम्हारा पीती है, रंजन ने कहा और फिर हंस पड़ा। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस दिए और पंकज शांत हो गया। पंकज, क्या वाकई में वैम्पायर होते हैं? गौरी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वैम्पायर वगैरह कुछ नहीं होते, अब जल्दी होटल चलो, बारिश शुरू हो गई है, अमित ने कहा। और फिर वो लोग होटल वापस आ गए। खाना खाने के बाद वो लोग फिर से अपने अपने कमरों में सोए हुए थे कि अचानक जानवरों के चिल्लाने, कुत्तों के भौंकने और सियारों की तेज आवाज़ें शुरू हो गई। आसमान में बादल घेराए और चारों तरफ अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं था। और फिर से वही दर्दनाक चीख। आज फिर से किसी की मौत आई थी। वो लोग फिर से जाग गए। इस बार अमित अपने कमरे में नहीं था। गौरी ने जब अमित को ढूंढा तो वो उसे छत पर मिला। बाहर जाने पर पता चला कि वो चीख होटल के बगल में रहने वाले एक भिखारी की थी, जिसकी किसी पिशाच ने खून पीकर हत्या कर दी थी। और उसके गले में भी वही 2 दांतों के निशान थे। अब तो बाकी सबको भी पंकज की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई में वैम्पायर होते हैं। अब उस शहर में हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी थी और साथ ही साथ इन लोगों के वापस आने का टाइम भी हो गया था। कुछ दिनों के बाद ये लोग उस शहर से वापस आ गए और मनाली में मौतों का सिलसिला जैसे बंद ही हो गया। मनाली से आने के कुछ दिनों बाद ही अमित और गौरी ने शादी कर ली, लेकिन अब दिल्ली में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज किसी न किसी की मौत होने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से पंकज की भी मौत हो गई और उसके गले में भी वही 2 निशान थे। फिर एक दिन रंजन और उसके बाद आरती भी मारी गई। कोई नहीं जानता कि इन मौतों के पीछे कौन है सिवाय गौरी के। गौरी अब जान गई थी कि शहर में हो रही सारी मौतों के जिम्मेदार अमित ही हैं। लेकिन अब उसके पेट में अमित का बच्चा पल रहा था। एक रात जब शिकार करने के बाद अमित बाहर से आया तो गौरी दरवाजे पर ही खड़ी थी। गौरी ने उसका वो भयानक रूप देख लिया। जैसे ही अमित ने गौरी को देखा वो अपने इंसानी रूप में आ गया। लेकिन इससे पहले अमित कुछ समझ पाता, गौरी ने एक क्रॉस उसके शरीर में घुसा दिया और बाहर से लाए एक ताबूत में उसे बंद करके अपने घर के बने बेसमेंट में रख दिया और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए ही वो शहर छोड़ दिया और एक छोटे से शहर में रहने लगी। कुछ महीनों के बाद उसे एक बेटा हुआ, लेकिन वो भी अपने बाप की तरह ही एक वैम्पायर था। लेकिन गौरी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी और इसलिए उसने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया। पूरी कहानी सुनाने के बाद रजत चुप हो गया और लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। तभी एक रिपोर्टर ने खड़े होकर सवाल किया, मुझे तो आपकी कहानी सच लग रही है। मुझे लगता है आपने वैम्पायर को ज़रूर देखा होगा। रजत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बोला, आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊं? अमित और गौरी का वो बेटा मैं ही हूँ और मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर अचानक से उसका रूप बदलने लगा और उसकी आंखें लाल स्याह और दांतें बड़े हो गए। उसके इस रूप को देखकर लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी उसने कहा, घबराइए मत, मैंने आज तक कभी किसी का खून नहीं पिया और ना ही कभी पीऊँगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया है कि मैं अपने बाप की तरह कभी नहीं बनूंगा। उसकी बातें सुनकर लोगों को यकीन हो गया। उसके बाद उस बुक की सारी कॉपियाँ बिक गईं और अगले दिन न्यूज़पेपर में हेडिंग थी, एक वैम्पायर की सच्ची कहानी।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।